Very warm welcome to all of you students. Today we are going to study the causes of poverty in India. भारत में गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अभी हम इंडियन इकोनॉमी जो आपका पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम भारत में जो गरीबी के मुख्य कारण हैं उनका अध्ययन करेंगे। और चूँकि अभी ये 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है तो हम इसी माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे और हम इसी माध्यम से पढ़ाई करेंगे। और आप भी घर पर पढ़ाई कीजिए क्योंकि ये अच्छा समय आपको मिल गया है। फर्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी कीजिए, साथ साथ कुछ सेकेंड सेमेस्टर का भी पढ़ते जाइए क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो जल्दी होंगे। सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम के तुरंत बाद होने की संभावना है, तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप अपने स्टडीज़ पर फोकस करें प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स, गरीबी क्या है आप सब वाकिफ़ हैं गरीबी शब्द से। ये दिनचर्या जो आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आप रोज़ सुनते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं कि इतना जो टर्मोइल है माइग्रेशन का, वो आखिरकार क्यों इतना लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर रहते हैं। इसकी वजह यही है कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो आर्थिक संपन्नता नहीं है, वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं कि अपने घर के आसपास ही काम कर सके, या उतने अवसर उनको प्रदान नहीं किए गए हैं उस क्षेत्र में, जिसकी वजह से वो चले जाते हैं बाहर कार्य करने के लिए। तो खैर हम अध्ययन करने वाले हैं गरीबी के बारे में कि गरीबी क्या होता है और भारत में जो गरीबी है उसके मुख्य कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं हम। गरीबी से जो आशय है स्टूडेंट्स, वो गरीबी का अर्थ होता है कि जब आप अपनी मूलभूत जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इसकी भी पूर्ति करने में आप अगर सक्षम नहीं हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप गरीब हैं। अर्थात आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं हैं, आर्थिक विपन्नता के उस दौर में हैं जहाँ पे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है, ऐसी स्थिति होती है किसी व्यक्ति के लाइफ में, तो माना जाता है कि वो गरीब है स्टूडेंट्स। तो गरीबी का परिभाषा यही है। मैंने आपको नोट्स भी वैसे प्रोवाइड करा रखा है। नोट्स के माध्यम से भी आप पढ़ते रहेंगे और गूगल क्लासरूम पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़े, हो सकता है कि आपका इंटरनल भी उसी माध्यम से लिया जाए। तो खैर हम फिर से अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो मैं गरीबी को डिफ़ाइन कर रहा था कि जब आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने में अक्षम हों, आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हों, जो रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत है, नितांत रूप से जो आवश्यक है आपके जीवन में, आप उसकी भी पूर्ति जब नहीं कर पाते हैं तो माना जाता है कि आप गरीब हैं। तो ये जो आपका डेफिनेशन है वो, चूँकि गरीबी को मापना बहुत आसान कार्य नहीं है, केवल पैसे की कमी ही गरीबी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इस वजह से इसको मापना बहुत आसान कार्य नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर इंडिकेटर्स हैं वो गरीबी को मापने का जो पैमाना है, चूँकि पैसा ऐसा चीज़ है जिससे कि आप सुविधाओं को खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो ऑब्वियस है कि आप सुविधाओं का विस्तार कर सकते हैं, सुविधाओं को खरीद सकते हैं। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो गरीबी है वो तब होती है जब आप एक निश्चित आय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उनमें डिफरेंट डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल बना हुआ है। तो जैसे भारत जो है, भारत में जो वर्तमान आपकी गरीबी की रेखा है कि कौन निर्धन है, इसको तय करने का जो तरीका है वो ये है। 2012 में एक रंगराजन कमेटी बनी थी और रंगराजन कमेटी ने 2015 में रिपोर्ट दिया और उसके अनुसार अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और 32 रुपया प्रतिदिन आपकी इनकम है, 32 या 32 रुपया से ऊपर आपकी इनकम है, तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। इसी तरह से अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और अगर आपकी इनकम 47 रुपीज़ पर डे है तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। तो ये आपका एक नॉर्म्स स्थापित किया गया है गरीबी को मापने का, गरीबी रेखा को डिफाइन करने का। ये समय समय पर बदलता रहा है।
लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्म है, जो आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि अगर आप प्रतिदिन कम से कम $1.25 अर्न करते हैं, $1.25 अगर आप अर्न कर रहे हैं, तभी आप गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स हैं। ये पहले आपका $1 था, इसको हाल ही में बढ़ाया गया है। पहले जो नॉर्म्स था उसमें था कि अगर प्रतिदिन आप अगर $1 प्राप्त करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। इसको अब बढ़ा दिया गया है और ये कर दिया गया कि अगर यदि आप $1.25 नहीं कमाते हैं प्रतिदिन तो आप गरीब हैं। लेकिन आपका चूँकि एक रूपता नहीं है, अलग अलग देशों में ये अलग अलग नॉर्म्स हो सकता है। तो गरीबी को हम गरीबी रेखा के माध्यम से मापते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो इसको मापने के एक तो तरीका जो आपका मॉनेटरी है कि 47 रुपीज़ और 32 रुपीज़ मैंने आपको बताया। एक तरीका ये भी है कि हम कैलोरी इनटेक से भी गरीबी को मापते हैं कि आप प्रतिदिन कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरी आपको मिल रही है, आपका जो पोषण लेवल है वो सही से आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 2400 कैलोरी आपको यदि मिलता है तो माना जाता है कि आप गरीब नहीं हैं। और इसी तरह से यदि आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और अगर 2100 कैलोरी आपको प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि आप गरीबी रेखा से ऊपर है। मतलब आप इस योग्य हैं कि अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर पा रहे हैं। तो ये आपका दो तरीका से डिफाइन किया हुआ है, एक आपका पैसे के आधार पर और दूसरा कैलोरी के आधार पर, कैलोरी इनटेक के आधार पर। तो ये इसको मापने का जरिया है, गरीबी को मापने का ये दो जरिया है। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि गरीबी जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी जब आप सक्षम नहीं होते हैं तो उसको हम गरीबी कहते हैं स्टूडेंट्स। जब आप एकदम न्यूनतम जो जीवन जीने की आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपको सुलभ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप हैं तो आप गरीब कहलाएंगे। अब इसको डिफाइन करने का जो तरीका है, जो गरीबी रेखा परिभाषित करने का जो तरीका है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग बनाया गया है। भारत में जो रंगराजन कमेटी बनी 2012 की, उसके हिसाब से यह है कि अगर 32 रुपये आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन अर्न करते हैं, 32 या 32 रुपये से ऊपर, और 47 रुपये यदि आप शहरी क्षेत्र में अर्न करते हैं, 47 या 47 से ऊपर, तो आप गरीब नहीं हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक कहता है, वो कहता है, जो यूएन कहता है कि यदि आप $1.25 प्रतिदिन अर्न नहीं कर रहे हो तो आप गरीब हो। पहले ये $1 था। तो अभी तक मैंने आपको ये चीज़ बताया। अब हम आते हैं जो भारत है, तो भारत में गरीबी के कारण क्या हैं, आखिरकार किन वजहों से भारत में गरीबी अभी तक विद्यमान है, गरीबी जो है वो जा नहीं पाई है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला रीज़न है गरीबी का भारत में, वो यह है कि यहाँ पर समावेशी विकास नहीं हुआ है। तो जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास ऐसा विकास है जिसमें हर सेक्शन को एड्रेस किया जाता है। समाज का जो सबसे अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी सरकारी योजनाएं पहुँचें, उसके लिए भी प्लानिंग किया जाए सरकार के द्वारा, उसके लिए भी आर्थिक नियोजन किया जाए, और अगर आर्थिक नियोजन किया गया तो उस तक वो पहुँचे, इसको हम बोलते हैं समावेशी विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ इसको बोला जाता है। मतलब एवरीवन इज़ इंक्लूडेड, कोई एक्सक्लूड ना हो, किसी बेसिस पर एक्सक्लूड ना हो। हम ऐसे आर्थिक रूप से नियोजन कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी योजनाओं की पहुँच हो। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था नहीं पहले, और ये आपका जो 11th 5 ईयर प्लान है उसमें इंट्रोड्यूस ही किया गया था ये वर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो समावेशी विकास जो है वो भारत में नहीं हो पाया है। जैसे मैं आपको कहूँगा कि 1950 से लेकर 1981 तक का जो दौर था, 1951 से 1981 तक का जो दौर था, ये जो 3 डेकेड था, उसमें आपकी जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि थी, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो थी पर एनम, वो केवल 3.6% थी। एट द सेम टाइम आपका जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो 2.1% से
के आसपास था। मतलब जो शुद्ध रूप से आपकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है पर एनम, वो केवल 1.5% हो रही है। तो ये काफ़ी नहीं था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी हम लार्जर सेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लार्जर सेक्शन का विकास नहीं हो पा रहा था। एक बड़े पैमाने पर आबादी जो थी वो पिछड़ी हुई थी। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब 1980s के बाद से इसमें जो आपका इनकम जो ग्रोथ है वो 5.5% हो गया है, और जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो घटी है, 2% है। तो जो आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वो 3.5% है। तो आप देखते हैं कि बहुत कुछ सुधार आना प्रारंभ हुआ है, गरीबी का जो स्तर है वो घटने लगा है। तो आज़ादी के बाद से भारतीय जो विकास था वो समावेशी नहीं था, भारत का जो विकास था वो समावेशी नहीं था। और ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा है कि भारत में गरीबी अभी भी प्रमुखता से विद्यमान है, अभी भी प्रमुखता से पाई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो दूसरा आपका रीज़न है वो है खराब कृषि विकास दर। तो आप देखेंगे कि भारत में सिस्टमेटिक बिल्कुल मतलब संस्थागत रूप से सिस्टमेटिकली जो है कृषि को इग्नोर किया गया है। और भारत के जो 5 ईयर प्लान्स रहे हैं उसमें कृषि कभी वो जगह नहीं बना पाई जिसकी वो हकदार थी। आप जानते हैं कि भारत जो है वो गांव का देश है, कृषि का देश है। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो कृषि पर मुख्य रूप से निर्भर करते हैं। करीब करीब अभी भी 60% आबादी जो है वो आपकी कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन उसके बावजूद जो कृषि है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, और जिसकी वजह से जो कृषि की विकास दर है वो काफ़ी कम रही है। वर्तमान भी अगर आप देखेंगे तो कृषि की विकास दर करीब करीब 2.5% के आसपास घूमती रहती है। तो जब आपकी लार्जर आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है और आपकी कृषि की विकास दर 5% भी नहीं है, तो निश्चित रूप से गरीबी जो है वो विद्यमान रहेगी, गरीबी दूर जाने वाली नहीं है। तो ये एक रीज़न रहा है। और दूसरा है कि पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है, जो सार्वजनिक क्षेत्र से जो विनियोग है, विनिवेश है, वो कृषि में नहीं किया गया है। सिंचाई सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अभी भी जो भारत का किसान है वो मानसून पर निर्भर करता है। अगर मानसून खराब हो जाए तो फसल खराब हो जाती है। तो ये सारी वजहें रही हैं जिसकी वजह से कृषि अभी भी पिछड़ी हुई है, और ये कृषि का पिछड़ापन है जिसकी वजह से भारत में गरीबी जो है वो एक लार्ज स्केल पर अभी भी बनी हुई है। और यदि कृषि पिछड़ा रहेगा तो आपका उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो ऑब्वियस है कि प्राइसेस आपकी हाई होंगी, और जब प्राइस हाई होती है तो उसकी सबसे ज़्यादा मार किस पर पड़ती है? उसकी सबसे ज़्यादा मार गरीब पर पड़ती है। तो इसलिए ये आवश्यक है स्टूडेंट्स कि कृषि पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाए, जो कि दिया नहीं गया है। और ये भी एक मुख्य रीज़न रहा है कि भारत में गरीबी विद्यमान है, आज गरीबी अभी भी उपस्थित है। तो मैंने आपको अभी तक 2 वजहें बता दी। पहला कि ये समावेशी विकास नहीं हुआ है, दूसरा जो कृषि है जो वो हमारी पिछड़ी हुई है, उसमें तीव्र विकास नहीं हुआ है। इसके बाद जो तीसरा रीज़न है, जो तीसरा मुख्य रीज़न है भारत में गरीबी का, वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि सुधार के कार्यक्रम थे, जो लैंड रिफॉर्म्स थे, उन लैंड रिफॉर्म्स को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। हमने कागज़ पर भूमि सुधार के कार्यक्रम चला दिए कि ज़मींदारों से हम ज़मीन लेकर जो भूमि विहीन लोग हैं उनको हम दे देंगे। जो छोटे किसान हैं, जो मार्जिनल किसान है, जो स्मॉल फार्मर है, जो सीमांत किसान है, जो छोटा किसान है, उसको हम दे देंगे ज़मींदारों से जिनके पास लार्ज स्केल पर भूमि है। लेकिन इसको सही मायने में लागू नहीं किया जा सका, और इस वजह से भी भारत में कहीं ना कहीं गरीबी जो है अभी भी प्रमुख रूप से उपस्थित है। तो आप जो भारत में 90% किसान हैं, 90% के आसपास जो किसान हैं उनके पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। तो ये बताता है कि जो भूमि सुधार के कार्यक्रम थे, जो सरकार ने रूपरेखा खींची थी भूमि सुधार का, उसको लागू नहीं किया जा सका।
केवल 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि भूमि सुधार के कार्यक्रम वाकई में प्रमुखता से लागू किए गए, और वो जो 2 स्टेट थे वो एक बंगाल है, हमारा पड़ोसी राज्य, और दूसरा केरल। इन 2 राज्यों के अलावा भूमि सुधार के कार्यक्रमों को सही रूप से किसी भी स्टेट में लागू नहीं किया जा सका, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गरीबी की समस्या बनी हुई है। आप बंगाल में देखेंगे तो वहाँ पर ग्रामीण जो पॉवर्टी है, जो रूरल पॉवर्टी है, वो घटी है, और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर भूमि सुधार के कार्यक्रमों को पूरे जोर देकर लागू करवाया गया सरकार के द्वारा। इसी तरह से केरल में भी, अगर आज केरल संपन्न राज्य है तो कहीं एक रोल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स का भी रहा है कि वहाँ पर सही तरीके से लैंड रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। तो ये आपका तीसरा रीज़न है कि भारत में गरीबी अभी भी प्रमुख रूप से गरीबी की समस्या उपस्थित है, विद्यमान है। जो चौथा रीज़न है वो आप कह सकते हैं कि जो भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है वो भी एक बहुत प्रमुख कारण है कि गरीबी बनी हुई है अभी भी भारत के अंदर। आपको पता है कि 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़ थी। 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 36 करोड़ थी। आज 2011 का जो सेंसस हुआ, लास्ट सेंसस, उसके हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ के कितनी हो गई? भारत की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 121 करोड़ हो गई। मतलब कि आपने 85 करोड़ का एडिशन कर दिया सिर्फ 60 साल में। तो 60 साल में 85 करोड़ लोग जुड़ गए हमारे साथ। तो ये जो जनसंख्या विस्फोट है वो अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड करता है पूरे होल सिस्टम पर। सारा सिस्टम जो है वो उस पर दबाव डालता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले से ही जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो लागू नहीं किए जा सके, लोगों के पास काफ़ी कम भूमि थी, तो अब काफ़ी कम भूमि है। उसके बाद आपका जनसंख्या विस्फोट हुआ तो जोत बट गए। अगर सपोज कीजिए एक फैमिली है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, अब उसके 4 बेटे हो गए, उन चारों के बीच में ज़मीन बट जाएगी तो 2.5 एकड़ बट गया। अब जो आपके जोत का आकार है वो छोटा हो गया, तो कृषि करने में आपको तकलीफ़ होने लगेगी, कृषि का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करेगा वहाँ पे। लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन स्मॉल स्केल पर अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट भी जो है उसने भी इस समस्या को विकराल बनाया है, गरीबी की समस्या को विकराल बनाया है। भारत के पास वैसे ही संसाधन कम है और उसके ऊपर से जनसंख्या का अनुचित दबाव पड़ता है सरकार के ऊपर, तो इस वजह से भी भारत में गरीबी की समस्या अभी भी बनी हुई है। तो ये नितांत रूप से आवश्यक है कि सरकार जो है वो जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाए और इस तरह के कानून बनाए जिससे कि जनसंख्या हमारी कम हो, क्योंकि अगर जनसंख्या कम नहीं हुई तो हमारे पास इतने प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को एक संपन्न जीवन दे सकें। उसके बाद फिर आपका एक और रीजन जो जिसके कारण गरीबी बढ़ी है भारत में वो है बेरोजगारी या अल्प रोजगार की स्थिति, अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति। बेरोजगारी से आप वाकिफ़ हैं, इधर हाल में काफ़ी कुछ चर्चा भी हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा कि जो भारत में वर्तमान में जो बेरोजगारी की दर है वो करीब करीब 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दी है और पिछले 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर अभी आ गई है। और ये स्थिति और ख़राब होने की संभावना है क्योंकि आपका ये जो वायरस आया है जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम आपका ठप पड़ गया है, तो ऑब्वियस है कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर और आने वाले दिनों में रोज़गार की स्थिति और भी ख़राब होने वाली है। तो खैर, हम गरीबी के कारणों के रूप में इसका अध्ययन कर रहे थे। तो एक रीज़न ये भी है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। 1999-2000 का जो NSSO सर्वे था, राष्ट्रीय सैंपल प्रतिदर्श आयोग का जो सर्वे था,
वो बताता है 1999-2000 का जो सर्वे था वो बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पुरुषों के बीच में 7.2% बेरोजगारी की दर थी 1999 में। मतलब यदि 100 लोग रोजगार चाह रहे हैं तो उनमें से करीब 7.2% लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह से जो आपकी महिलाएं थीं, ग्रामीण महिलाएं, उनमें ये बेरोजगारी की दर 7% थी 1999 में, 1999-2000 में। इसी प्रकार से आपका जो शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो 1999-2000 में जो शहरी पुरुष थे उनमें बेरोजगारी की दर 7.3% थी। वहीं महिलाओं में, जो शहरी महिलाएं थीं, उनमें बेरोजगारी की दर 9.4% के आसपास थी, 9.4%। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, काफ़ी एक्सेस में रही है। और वर्तमान में जो हालात हैं वो और भी विकराल हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की दर है वो अब 10% से भी ऊपर चली गई है। और ख़ास करके जो 18 से 25 वर्ष का युवा वर्ग है उसमें बेरोजगारी की दर 20% के आसपास पहुंच गई है। तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। और यदि बेरोजगारी बनी रहती है, जब आपके पास आय का साधन ही नहीं है, जब आपके पास आय का सोर्स ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप गरीबी की दलदल में धंसते चले जाएंगे। जब आपके पास इनकम का सोर्स ही नहीं रहेगा तो फिर आप गरीबी से उभरेंगे कैसे। तो बेरोजगारी या अल्प रोजगार ने भी कहीं ना कहीं, साल भर किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कुछ खास समय में ही रोजगार मिलता है। जिस जो कृषि पे डिपेंडेंट है वो केवल उसी पीरियड में उनको रोजगार मिलता है जब आपकी बारिश होती है, या जो कृषि जो फसल का टाइम है केवल उसी टाइम उनको मिल पाता है रोजगार। तो ये जो अल्प रोजगार की स्थिति है और ये जो बेरोजगारी की स्थिति है, इसने भी गरीबी को बढ़ाने में योगदान दिया है, या गरीबी की समस्या को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भी एक मुख्य रीज़न है। इसके अतिरिक्त आपका सोशल फैक्टर्स हैं और कारणों की अगर हम विवेचना करें, भारत में गरीबी के अन्य कारणों की विवेचना करें तो हम पाएंगे कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो सामाजिक कारक हैं, उन्होंने भी एक रोल प्ले किया है। जो आपका कास्ट सिस्टम है, जो जाति की व्यवस्था है, वो एक गरीब को और शोषित करना चाहती है। एक गरीब अगर उठना चाहता है तो उस पर तरह तरह की अड़चनें हम पैदा करते हैं। तो इस वजह से भी गरीबी जो है वो बनी हुई है। एट द सेम टाइम आपका एक जेंडर बायस है कि महिलाएं काम नहीं करेंगी, घर की जो लड़की है वो बाहर पढ़ने नहीं जाएगी, घर की अगर लड़की कहीं जॉब कर भी लेती है तो उसे हम नहीं भेजेंगे। तो इस तरह की जो सोच है, जो मानसिकता है, ये जो सामाजिक कारक है, इसने भी गरीबी को बनाए रखने में काफ़ी हद तक अपना योगदान दिया है। अगर भारत में गरीबी अभी भी बनी हुई है तो इसमें इनका भी रोल है कि हम सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। हम महिलाओं को वो अधिकार नहीं देते, हम अभी भी जाति के बंधनों में बंधे हुए हैं, तरह तरह के कस्टम्स में उलझे हुए हैं। अगर मैरिज करना है तो लार्ज स्केल पर हमें मैरिज करना है। तो इस तरह के जो कस्टम्स हैं, इसने भी हमारी गरीबी को बढ़ाने का कार्य किया है। भारत में अगर गरीबी नहीं मिटी है तो ये रीजन्स भी कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है, और जो रीज़न है वो है राजनीतिक कारक। सामाजिक कारक के साथ साथ राजनीतिक कारक भी जिम्मेदार है भारत में गरीबी अगर नहीं मिट पाई है अभी तक तो। क्योंकि जो यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होती रही, जो नीति निर्माण का कार्य हुआ, वो कभी भी गरीबी को हटाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, वो राजनीतिक इंटरेस्ट के तहत किया जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए किया जाता है। एक गरीब को स्वावलंबी बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है, उसको कुछ फौरी तौर पर मदद दे दी जाए ताकि वो राजनीतिक रूप से हमारा शिष्य बना रहे, हमें वोट करता रहे, भले ही उसकी गरीबी बनी रहे। तो राजनीतिज्ञों का जो इंटरेस्ट रहा है वो गरीबी को मिटाने में नहीं रहा है। उनका रोल ऐसा रहा है कि हम इस तरह की नीति बनाएं जिससे कि गरीबी भी बनी रहे, धीरे धीरे ही इसमें रिडक्शन हो, तेज रिडक्शन ना हो, और हमारा राजनीतिक कारोबार
चलता रहे। तो इसने भी प्रभावित किया है भारत में गरीबी के स्तर को, कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक दूरदर्शी सोच के साथ काम नहीं करते हैं, वो अदूरदर्शिता के साथ अपने नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, और इस वजह से भी गरीबी अभी तक बनी हुई है। नेक्स्ट रीजन आप कह सकते हो कि यहाँ पर आर्थिक रूप से काफ़ी असमानता है। भारत में गरीबी इसलिए भी विद्यमान है क्योंकि आर्थिक रूप से एक लार्ज स्केल इनइक्वालिटी है, एक मैसिव इनइक्वालिटी है। जो यहाँ का टॉप 1% लोग है या टॉप 10% लोग है, उसके पास देश की संपत्ति का आधा से भी ऊपर हिस्सा है, और जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो निम्न के 10% लोग हैं, उनके पास देश की संपत्ति का 1% हिस्सा भी नहीं है। तो यह बताता है कि जो इनइक्वालिटी है, जो आर्थिक असमानता है, वो बहुत ही भयावह रूप से फैली हुई है, और इसकी वजह से भी गरीबी ने भारत में अपने पैर जमाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो रीजनल डिस्पैरिटी की भी हम बात कर सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब हो गया क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता से हमारा आशय है कि स्टेट्स के बीच में भी आपका जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे कुछ स्टेट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं तो कुछ स्टेट्स पिछड़े रह गए। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, जो आपके इंडस्ट्रियल हब हैं, इन सबों का, या पंजाब हरियाणा हो गए, इन सबों में जो आपका ग्रोथ रेट है वो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफ़ी अधिक रहा है, जिसके कारण भी विषमता फैलती जा रही है। जो साउथ के स्टेट हैं उन्होंने तेज़ी से प्रोग्रेस किया, जो वेस्टर्न स्टेट हैं उन्होंने तेज़ी से प्रोग्रेस किया, लेकिन पूर्व के जो राज्य थे वो पिछड़े रह गए, जो उत्तर के राज्य हैं वो पिछड़े रह गए। तो इस वजह से भी गरीबी बनी हुई है, क्योंकि जो हमारा विकास है उसमें क्षेत्रीय असमानता भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त आपका अशिक्षा है, ये भी एक रीज़न है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी लेवल उनमें उतना ज़्यादा अभी नहीं आया है। तो इस वजह से भी गरीबी ने अपना रोल अदा किया है, मतलब शिक्षा ने भी गरीबी को बढ़ाने में अपना रोल अदा किया है। अशिक्षा की जो स्थिति है, आज भी हम 100% लिटरेसी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसके बाद आपका जो हेल्थ सिस्टम है भारत में, वो इतना खराब है कि प्रतिवर्ष बहुत सारे लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल देता है। मतलब लोगों को प्रॉपर हेल्थ की सुविधाएं नहीं हैं, हेल्थ इंश्योरेंस उसको प्रदान नहीं किया गया। हाल ही में आपकी आयुष्मान योजना लाई गई है, आयुष्मान भारत योजना लाई गई है, लेकिन उसके पहले कोई ऐसी योजना नहीं था जिसमें बहुत बड़े स्तर पर आपको बीमारी हो जाए, इसमें बड़ा खर्च हो तो आपको वो कवर कर पाए। तो गरीबी को बढ़ाने में बीमारियों का भी रोल रहता है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपकी कई पुश्तों की कमाई खत्म हो जाती है और आप गरीबी के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए ये नितांत रूप से आवश्यक है, ये बेहद रूप से आवश्यक है, बेहद आवश्यक है कि जो आपका स्वास्थ्य सिस्टम है देश का, वो ऐसा हो कि वो गरीब की मदद कर सके, गरीब को अपनी संपत्ति ना बेचने पड़े अपना इलाज के लिए। तो इस टाइप का अगर स्थिति रहेगा तो भारत में गरीबी बनी रहेगी, और इसी वजह से आपका आयुष्मान भारत योजना को भी लाया गया है, ताकि ये जो आपका गरीबी बीमारियों के कारण जो जनरेट होती थी उस पर नियंत्रण किया जा सके। भारत का जो अप्रोच रहा है वो कहीं ना कहीं समेकित अप्रोच नहीं रहा है गरीबी को टैकल करने के लिए, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रहा है कि सभी को समान साथ लेकर चलते हुए और जो मूल जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाए। भारत ने अभी तक जो प्रयास किया है वो यही प्रयास किया है कि हम फौरी तौर पर कुछ राहत दे दें। सेल्फ जो आपका एक रिलायंस है, सेल्फ रिलायंस की बात भारत ने अब तक बहुत ज़्यादा नहीं की है, और जब तक हम सेल्फ रिलायंस की बात नहीं करेंगे, जब तक एक गरीब आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक वो स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक हम सरकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा गरीबी को मिटा नहीं सकते हैं। गरीब को हमको ऐसा
संपन्न बनाना होगा कि वो 4 लोगों को रोज़गार प्रदान कर सके। हमें उसकी मदद उस तरह से करनी होगी। तो सरकार की जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, और जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है उसको अपनाने की ज़रूरत है। नीति निर्माण की टॉप टू बॉटम अप्रोच रहा है, मतलब एसी कमरों में गरीबों के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है, तो वो उस हद तक कारगर नहीं होती। इसके अतिरिक्त अगर आप रीजन्स की बात करेंगे तो एक रीजन भारत में गरीबी का बढ़ने का करप्शन भी रहा है। जैसा कि जो फेमस कोट था राजीव गांधी का कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे हो जाता है, तो वो 85 पैसे कहाँ चला जाता है। जो गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं वो गरीबों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि भारत में गरीबी अभी भी व्यापक रूप से बनी हुई है। तो इतने सारे रीजन्स को आप समराइज कर लेंगे और उसके बाद फिर आप एक इसका आंसर तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं और इसके निवारण की कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका डिटेल्स मैं आपको नोट्स के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन गरीबी के क्या रीज़न है वो आपको इस लेक्चर सीरीज से सीखना है। और मैं इसी तरह से आपसे जुड़ा रहूँगा, और आपसे मेरी ये गुजारिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गूगल क्लासरूम से जोड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही हो। अगर ये स्थिति बनी रही तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि क्लास की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हमसे जुड़ जाए ऑनलाइन मीडियम से, ताकि किसी का इंटरनल ना छूटे फिर उसका प्रोमोटेड ना हो। तो आप अपने साथियों में भी ये बात पहुंचा दें अगर आप ये कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करना बेहद आवश्यक है। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।